वेलकम बच्चों, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ तो कहिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिंपली हमने बात की थी कि कूलम्स लॉ में केवल दो चार्जेस के बीच के फोर्स की बात होती है। ठीक है, और पर यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए दो की बजाय बहुत सारे चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये जी Q1, this one is the Q1 charge, this one is the Q2 charge, this one is the Q3 charge, and so on. This one is the Q. Now, force, total force due to all these three at Q, क्या हो जाएगा जी? Total force at Q कितना होगा, कैसे निकालेंगे? अब भाई सीधी सी बात है कि इसके बीच डिस्टेंस क्या हो गए, दिस वन, ये भी सभी सेम नेचर के हैं मान लेते हैं। ठीक है, ऑल आर सेम नेचर, ऑल ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, निगेटिव है तो निगेटिव ही है। तो ऐसी सिचुएशन ये इसी के लिए कि सभी रिपेल करेंगे, है ना। अदरवाइज क्या है, कोई पॉजिटिव हो गया कोई निगेटिव हो गया तो फिर क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का अलग अलग फिगर बन जाएगा। यहाँ पे ये सेम नेचर का हो गया तो इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F1, एक अलोंग दिस लाइन। इसी तरह से ये Q2 के कारण से इस पे लगने, ये डिस्टेंस R1 कर देते हैं, ये R2 कर देते हैं, तो इसके अलोंग लगने हुई, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर हो गए तो इसलिए क्या है, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी इक्वल्स टू F2। इसी तरह से हम कहेंगे Q3 चार्ज के कारण से फोर्स क्या हो गया जी, दिस विल बी द फोर्स F3। ठीक, तो अब यहां पे सुनिए, नेट फोर्स ऑन Q विल बी इक्वल्स टू, ये हो गए डिस्टेंस R3। ठीक, नेट फोर्स ऑन Q this charge, so net force on Q क्या हो जाएगा जी, that will be equals to F will be equals to F1 plus F2 plus F3. There will be no effect of presence of any other force, any other charge on the force between other two charges. क्लियर। तो अब यही हम बात, यही क्या है, सुपरपोजिशन कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन तो सिंपली वेक्टर सम होगा, पर एक चीज ये भी, इसके और इसके दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज से अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो क्या है, लिख देते हैं, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, द नेट फोर्स at any charge due to system of charges will be equal to the vector sum, will be equal to the vector sum of all forces acting at that charge। ठीक है, and the force between any two charges will be independent of presence of third। और इसके साथ the force between any two charges
two charges will be independent of presence of थर्ड चार्ज कहिए चाहे ऑल अदर चार्जेस, प्रेजेंस ऑफ ऑल अदर चार्जेस। ठीक है बच्चों, ये देखिएगा बुक्स में क्या है, ये टॉपिक बहुत एक्सपेंड करके दिया है, पर उसकी मैं कहूँगा कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड एक क्या है न्यूमेरिकल देखते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक, हाँ। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं कि एनसीईआरटी का है कि कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q। ठीक है, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड स्मॉल l, what is the force on a charge Q with the same size, same sign as Q placed at the centroid of the triangle। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इवन क्या है कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। ठीक है, तो ये क्या कोई ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब उसकी साइड्स बराबर है। ठीक, अब यहां से कह रहे हैं यहां पे चार्जेस क्या है Q1, Q2, Q3। ठीक, 3 चार्जेस हैं, तीनों चार्जेस के कारण लगने वाला एक सेंट्रॉइड पे Q1, Q2, Q3 सभी की वैल्यू क्या है Q के बराबर ही है। और ठीक, और यहां सेंटर पे कैपिटल Q चार्ज रखा है। ठीक, उस पे आपको टोटल फोर्स निकालना है। ये सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और सभी वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रा करने पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी द सेंट्रॉइड। ठीक, ये पॉइंट सी पे कितना चार्ज रखा गया है, कैपिटल Q चार्ज एट C, और साइन ऑफ ऑल द, ये क्या है सभी चार्जेस का साइन सेम है, साइन ऑफ ऑल चार्जेस इज सेम। ठीक है, सेम है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। अब बच्चों एक चीज फिर देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए यहां पे इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसके कारण Q1 के कारण से इधर लगेगा, ये हम कर लेते हैं F1 फोर्स इधर हो जाएगा। इसी तरह से Q3 के कारण से फोर्स इधर लग जाएगा F3, और ये Q2 के कारण से फोर्स ये F2। ठीक, अब ये तो हो गया, ये फोर्स की डायरेक्शन हमने दे दी और फोर्स दे दिया। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और सेंट्रॉइड है तो इसलिए सारी डिस्टेंसेस R होंगी। ठीक है, अब यहां से और एक चीज जान लीजिए, ये 90 डिग्री है तो ये क्या है, ये 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री, तो ये 60, दिस 60 एंड दिस 60, टोटल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। फोर्स मतलब क्या है, हम कर दें ऐसे, अगर बात कर दी जाए, दिस इज F3, दिस इज F2 एंड दिस वन इज द F1, तो ये कितना 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, क्यों, ध्यान दीजिए, फिर से बता रहे हैं क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ये 60 का हाफ 30, ये 90, ये 30 90, तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो इसी तरह से ये 60, तो दो के बीच बनने वाला एंगल 120। अब ये चेक करना है कि क्या तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये कैसे देखेंगे जी, F1 विल बी इक्वल टू, F1 की वैल्यू बात कर रहे हैं,
ठीक है। F1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, किसके किसके बीच है, Q1 और Q के। C पे पॉइंट C पे क्या है, Q रखा है चार्ज, तो K मतलब 1/4πε0 के स्थान पर रख दिया K, या ऐसे रखिए क्योंकि अभी आप बेसिक में चल रहे हो 4πε0 Q इंटू स्मॉल q, क्योंकि Q1 का चार्ज भी वैल्यू स्मॉल q बाय r²। इसी तरह से F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0। ये F2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये Q2 का मतलब Q और इस यहाँ पे कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय r²। तो इस तरह से F3 इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q बाय r²। अब देखिए ये तीनों का तीनों सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस F1 F2 इक्वल टू F3, तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक सेम है, मतलब तीन वेक्टर्स हैं जिनका सेम है और एंगल भी बराबर बन रहा है, और क्या नतीजा होगा कि दैट विल फॉर्म ए क्लोज लूप। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जी, ये जैसे होगा दिस इज द F3 एंड दिस विल बी द F2। ये इसके पैरेलल हमने ये बनाया, इसके पैरेलल हमने ये बनाया, तो इसके पैरेलल ये क्या आ जाएगा, ये F। मतलब इफ थ्री वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स इन ए प्लेन फॉर्म ए क्लोज्ड लूप फिगर देन द रिजल्टेंट विल बी 0। एक मेथड तो ये हो गया, हाँ, सिंस थ्री वेक्टर्स, ये फ्रॉम फिगर कर देते हैं, फ्रॉम फिगर यू कैन से, ये सिंस द थ्री equal vectors make a or closed figure in order, so you can say F1 plus F2 plus F3 will be equals to 0, तीनों का वेक्टर। नेट फोर्स ऑन Q will be equals to 0। so दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है ना, so net force on capital Q will be 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक ये, या तो ये आप शॉर्टकट मेथड सीधे लगा दीजिए, और बच्चों ये है आप जब सॉल्व करेंगे तो ये सब लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए किया हूं। ठीक है, हाँ, दूसरा आप मेथड कर सकते हो कि सिंपल सी बात है, किसी एक, ये मान लीजिए ये y एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं, ये y एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, तो इसके दो कंपोनेंट, ये x एक्सिस हो गया, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए, सेम टाइप के, मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग वाले कंपोनेंट्स को ऐड कीजिए, और जो भी सब्ट्रैक्ट अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करिएगा, और इसके कंपोनेंट्स को F3 जो भी होगा वो माइनस हो जाएगा, और रिजल्टेंट क्या है, 0। मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के मेथड पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है, इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, पर क्या है, आप सभी कम से कम 2 न्यूमेरिकल जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू। अब बच्चों देखते हैं हम सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज क्या है। ठीक है, पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, आप सब सुने होंगे जैसे कि भाई ये मेरा एरिया है, कि ये उसका एरिया है? तो इस तरह से, तो फील्ड का मतलब भी एरिया ही होगा। मतलब क्या है कि ऐसी स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। हाँ, क्या है, इट इज द स्पेस अराउंड
एनी स्टेशनरी चार्ज की बात करते हैं, स्पेस अराउंड एनी स्टेशनरी चार्ज, ठीक, in which any other charge experiences force of attraction or repulsion, ठीक है। अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करे उसको हम कहें, उस स्पेस में जो है वो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, तो अब यहाँ टर्म एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच, सॉरी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक, सॉरी, is equal to the force experienced by unit positive test charge, is equal to the force experienced by unit positive test charge placed at that point, ठीक है। अब बच्चों ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है बहुत छोटा कहा जाता है, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव तो जो एग्जिस्ट करेगा वो तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, चार्ज टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेनिशिंगली स्मॉल, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट ना कर सके। अगर मान लीजिए बड़ा चार्ज रख दिया, 1 कूलम चार्ज रख दिया, तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो ये टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेनिशिंगली स्मॉल, ठीक है। क्यों स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट ना कर सके। जैसे मान लेते हैं, लेट अस सी दिस इज द फील्ड, ये Q हो गया जी, और इसके कारण से यहाँ पे कोई पॉइंट है P, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे Q0 रख दिया, तो इस यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया इसकी R। तो अब ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be equals to force experienced by this test charge divided by Q0, ठीक। यहां तो आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि आप जानते हो F is equals to 1/4 pi epsilon naught into Q0 by R square। तो इसलिए आप कह सकते हो जी, ये सिंपल सी बात हो गई, यहाँ पे R कैप लगा दीजिएगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, है ना। तो अब ये चीज है, तो अब यहाँ से क्या है, वेक्टर फॉर्म में ही कर देते हैं, E इक्वल्स टू ये Q0 और Q0 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इंटू, ठीक, ये चीज आ गई। तो यहाँ पे है। अब बच्चे देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है जी, फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं।
तो ये क्या है, क्योंकि आपको पता है E इक्वल्स टू F बाय क्यू नॉट, इससे आप ये भी कह सकते हो कि F इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई। पहली बात तो ये हो गई। सो यू कैन से कि ए बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वी कैन कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग एट दैट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक है, सो बाय नोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point we can calculate the value of ये force acting on the test चार्ज, चाहे फोर्स एक्टिंग एट एनी चार्ज एट दैट पॉइंट, ठीक है बच्चों, मतलब उस पॉइंट पे कोई भी चार्ज रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग एट दैट चार्ज। ठीक है, सेकंड चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेज इंटरमीडिएट रोल बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो सेकंड क्या, ये तो फर्स्ट हो गया। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड plays the intermediate role of किसका, plays the intermediate role between two charges interacting with each other, ठीक है, दोनों के वे। ठीक, अब बच्चों एक चीज और ध्यान देनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू a system of charges, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है, बाय लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, जैसा बच्चों ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना, तो वो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिपेंडेंट चार्जेस। ठीक है, ओके बच्चों, इससे रिलेटेड क्या है 2-3 न्यूमेरिकल जरूर करिएगा। ठीक, थैंक यू।